नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिपरेशन मंत्र में। मैं हूं अभिषेक कुमार राय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य और इस पे हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। करीब 120 प्रश्न रहेंगे और ऐसे ही हम और भी सीरीज लाएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया या पॉलिटी की सीरीज़ हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हो गई। तो एमसीक्यू पे बेस्ड हम सीरीज़ लाएंगे और हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की नींव रखी? तो जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और यहीं से लोधी वंश का नाश हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अभी हमने डिस्कस किया 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब बाबर को इनवाइट किसने किया था? तो बाबर को दौलत खान, राणा संगा और जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान, इन लोगों ने इनवाइट किया था बाबर को, क्योंकि इनको इब्राहिम लोदी पसंद नहीं था। तो इन्होंने कहा कि बाबर आएगा, हराएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। बट बाबर यहाँ पे रुक जाता है और उसको मतलब भारत पसंद आ जाता है। और भारत किसको पसंद ना है, सोने की चिड़िया कहते थे हम लोग भारत को। तो इसलिए बाबर वहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद इनकी लड़ाई इन लोगों से भी होती है। तो अभी हम बारी बारी देखेंगे। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। अब बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति प्रयोग किस युद्ध में किया? तो तुगलमा युद्ध नीति जो है ना, इसमें जैसे आग के गोले हो गए, आर्टिफिशियल तोपों का प्रयोग हो गया ना, आर्टिलरी एक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें थी। तो किसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसी में युद्ध किया था। क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी ना, वो 10 टाइम्स बड़ी थी बाबर से। बट बाबर ने क्या किया, देखिए मैं आपको समझाऊँ अगर, जिससे ये गड्ढा खनवा देता था ये, और यहाँ पे लगवा देता था तोप, और इसकी सैनिक जो होती थी ना, वो इस गड्ढे में रहती थी। अब सामने अगर कोई सेना आती थी तो ये तोपों से प्रहार कर देता था। तो इसलिए ये आसानी से जीत जाता था। इसकी युद्ध नीति काफ़ी अच्छी थी उस समय। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने आर्टिलरी एक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। इसने मतलब तोपों का प्रयोग, ये सब गन पाउडर, ये सब इंट्रोड्यूस बाबर नहीं किया था। गन पाउडर पहले भी यूज़ होता था, बट इतनी मात्रा में यूज़ पहली बार हुआ था पानीपत की लड़ाई में। अब किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने अपने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया, और उसकी इसी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि, तो आपको क्या याद रखना है, कलंदर की उपाधि उसे कब दी गई? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी को कहते हैं, इसी में इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कैलकाटा, अब तो कोलकाता हो गया है, कैलकाता से लेके अमृतसर तक है। सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो हुमायूं था, जिसने सती प्रैक्टिस की आलोचना की थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे था? तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर की पीरियड को क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्ट्स, गोल्डन एज ऑफ आर्ट्स इन मुगल एम्पायर ना, इन मुगल एम्पायर। और शाहजहां के पीरियड को क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट, वास्तुकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट। अगर सिर्फ गोल्डन एज पूछे कि मुगल एम्पायर का गोल्डन एज कब था, तो अकबर के पीरियड में क्या था? गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, ऑफ मुगल एम्पायर। चलिए, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? तो अकबर की जीवन गाथा, क्योंकि अकबर जो था ना अनपढ़ था, इसकी जीवन गाथा अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा, अकबर नामा। इसी ने आईने अकबरी भी लिखा है, आईने अकबरी। रहीम खान, अब्दुल रहीम खाने खाना जो था ना, ये इसका नवरत्नों में से एक था। और ये जो अबुल फैज़ी है, इसने महाभारत को कन्वर्ट किया, मतलब इसके निर्देशन में महाभारत कन्वर्ट हुई है, और उसका नाम क्या है? रज़्मनामा, महाभारत का मतलब जो पर्सियन में कन्वर्ट हुई उसका नाम।
तो अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। अब किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में लिखा है? तो जो बाबर था ना, इसको बगीचे, वनस्पति, ये सब काफ़ी पसंद था, तो इसने इसका विवरण अपनी बुक बाबरनामा में लिखा है, जिक्र किया है इन सब चीज़ों का। गुजरात गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था अगर पूछा जाए तो? अकबर ने बसाया था फतेहपुर सिकरी को। अब आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी मैंने बताया आपको, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो देखो, हुमायूं नामा की, हुमायूं जो था ना, इसकी 1556 में मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के ना। तो ये अपनी बायोग्राफी नहीं लिख पाता है, क्योंकि मतलब अचानक से मर जाता है ना, तो ये लिख नहीं पाता, क्योंकि 15 साल तो ये एग्जाइल पीरियड में रहा। तो इसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा लिखी। ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कभी? तो पहली लड़ाई हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी लड़ाई ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमचंद्र, हेमू का क्या नाम था? हेमचंद्र। ये हिंदू शासक था बंगाल का, मतलब उत्तरी बिहार जो है ना, उसमें तो पूरा बंगाली था, उत्तरी बिहार का। और ये शेरशाह सूरी का ये सेना नायक था। शेरशाह सूरी का ये सेना नायक था। और ये अकबर अकबर नहीं, मतलब अकबर ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो क्योंकि 1556 आप देख रहे होंगे, अकबर की एज सिर्फ 14 वर्ष की थी। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, राजा भीरसाल के महल में हुआ था। अब देखिए, अकबर की तरफ से बैरम खान जो उसका गार्जियन था, बैरम खान, ये इसके साथ लड़ाई हुई थी हेमचंद्र की, और इसमें विजयी कौन हुआ था? बैरम खान। अब अकबर के शासन में महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था, ये किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया, अबुल फैज़ी के निर्देशन में किया गया था, और इसको रज़्मनामा नाम से जानते हैं। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाई थी, जैसे जैन धर्म से अच्छी अच्छी चीज़ें अपना ली, तो ऐसा था, पूरा मिक्स था और काफ़ी अच्छा था। और अगर पूछे कि दीन इलाही को एकमात्र हिंदू जिसने अपनाया था वो कौन था? तो बीरबल था। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेंद्र दास। बीरबल का ओरिजिनल नाम महेंद्र दास। किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको याद होगा 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें बहादुर शाह टू जो थे वो लीडर थे, और यही आखिरी मुगल शासक भी थे। और ये फिर भाग गए थे रंगून, अपनी जान बचा के रंगून भाग गए थे, रंगून, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल जो था, ये उत्तरदायी था। और ये शेर शाह सूरी के भी कोर्ट में था, शेर शाह सूरी के भी कोर्ट में ये रेवेन्यू मिनिस्टर था। ये अकबर के कोर्ट में रेवेन्यू मिनिस्टर था, आपको याद होगा, भू राजस्व मिनिस्टर। अब मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना घर, मतलब जहाँ पे लोग पूजा इबादत करते थे, उसको इबादत खाना इसने बनवाया था। महान संगीतकार तानसेन, ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, तो किसके कोर्ट में हुए? अकबर के ही कोर्ट में हुए। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा फारसी थी। ये बाबर ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो पर्सियन होगी, तो पर्सियन को ही हिंदी में फारसी बोलते हैं, पर्सियन। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किसके समकालीन थे? मतलब किसके समय में तुलसीदास भी थे? तो अकबर के समकालीन थे ये तुलसीदास, और इसी वक्त इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। राजा बीरबल बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये कह लीजिए कि मतलब महेश दास इनका ओरिजिनल नाम था बीरबल का। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था?
तो देखिए ऐसा हुआ था ना, बाबर ने सबसे पहले पानीपत पे लड़ाई की, इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राणा संगा की। राणा संगा को लगा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा, फिर मैं राज करूंगा। सब अपना अपना सोच रहे थे कि मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। तो अफगानों को भी, जैसे मानो ये दिल्ली पे हैं बाबर, वैसे वो लाहौर ही इनकी राजधानी थी। इधर से इनको चुनौती मिल रही थी, राइट साइड से इनको चुनौती मिल रही थी अफ़गानों की, और साउथ से इनको चुनौती मिल रही थी राणा संगा की। अफ़गानों को भी ये मुग़ल पसंद नहीं थे, तो अफ़गान भी इनके साथ आ जाते हैं। तो बाबर जो है ना भड़काता है, जैसे अफ़गान तो मुस्लिम थे, तो जिहाद का नारा देता है कि ये हिंदू शासक है, ये मुस्लिम की बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। तो ये सब इन्होंने सोच के फिर धर्म को लेके इन्होंने भड़काया था, बट ऐसा सक्सेस नहीं हो पाया था ये। बट फिर भी ये राणा संगा की सेना को हरा देता है। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो यही प्रश्न पूछा है, किस समय इसने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भारत में लिखी, किस भाषा में लिखी है? तो भले से इसने ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्क कह रहा हूँ, पर्सियन बना दिया था, बट इसने जो अपनी बाबरनामा लिखी उसने तुर्क में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी इसने बाबरनामा अपनी। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो अगर 2 बार शासन पूछे तो हुमायूं है जिसने 2 बार शासन किया, क्योंकि शेरशाह सूरी बीच में आ गया था जिसने हरा दिया था, तो बाद में 1555 में फिर मुगल राज की स्थापना करता है। तो 2 बार शासन हुमायूं ने किया, लेकिन 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अगर पूछे 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, तो ये औरंगजेब का हुआ था। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो देखिए बाबर जो ना मूल रूप से फरगना का शासक था। फरगना उज्बेकिस्तान में आता है, और उज्बेकिस्तान में ही एक जगह का नाम है समरकंद। समरकंद, समरकंद। तो ये समरकंद को भी अपना, इस जगह बाबर की इच्छाएं ज़्यादा नहीं थी, बाबर की इच्छाएं थी क्योंकि ये समरकंद को अपना पैतृक निवास मानता था। सॉरी। तो समरकंद पे इसने बहुत बार कोशिश की, बट ये हमेशा इसको हार ही मिली समरकंद पे। फिर फरगना पे भी, फिर ये फरगना को छोड़ के काबुल चला जाता है, काबुल। तो फरगना पे भी फिर दूसरे राज कर लेते हैं। तो अब ये काबुल से इसके दो ही इच्छा थी कि काबुल से इसकी 2 इच्छा थी कि इसको फरगना भी मिल जाए, समरकंद भी मिल जाए, बट ये बार बार उसमें नाकाम रहा। और इस बाबर क्या पता था कि बाबर बाद में इंडिया पे राज करेगा। तो बाद में इंडिया आ जाता है और भारत का राजा बन जाता है। अब ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? तो अभी मैंने पीछे बताया कि ये अमृतसर और कोलकाता को जोड़ती है। बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो अभी मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, इसको दौलत खान, आलम खान लोधी और राणा संगा ने इनवाइट किया था। अब पूछ रहा है किसने इनवाइट नहीं किया था, ये पूछ रहा है। तो मेदिनी राय ने इनवाइट नहीं किया था। हाँ, कि चंदेरी का युद्ध लड़ा हुआ था मेदिनी राय से बाबर का। मुगल साम्राज्य को भारत ने मजबूत बनाने के लिए कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था? तो दिल्ली, उसने इब्राहिम लोदी को हरा के तो दिल्ली पे शासन कर लिया, बट फिर इसको सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ से मिल रही थी? राणा संगा से मिल रही थी। राणा संगा कहाँ के थे? खानवा के थे। तो जब ये खानवा को फाइनली हरा लेते हैं, फिर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ये दिल्ली शासन, भारत पे राज। तो खानवा का युद्ध सबसे ज़्यादा चुनौती मिली, तो ये खानवा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस टाइम पे। अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ पे? बिहार में, बिहार। अब अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है, तो 16-17 दिन तक ये बात गुप्त रखी जाती है, जिससे कहीं से विद्रोह ना हो जाए। उस समय अकबर जो थे ना, वो कलानौर में थे, तो इसीलिए उनका यहीं पे राज्याभिषेक हो जाता है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये जो सिसोदिया वंश था ना, इसी से महाराणा प्रताप रिलेट करते हैं, इसी से रिलेटेड है महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा। तो सिसोदिया वंश का है या मेवाड़ का राजा करे तो बात एक ही है। इसने कभी
मुगल शासन के अधीन खुद को नहीं माना। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर की उपाधि किसने ली थी? औरंगजेब ने ली थी। अकबर द्वारा किसे जरीम कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया। किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो देखो दिल्ली एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ शाहजहानाबाद, शाहजहां ने एक जगह बसाया था शाहजहानाबाद, ये कहाँ पे? दिल्ली में था। तो किसने ट्रांसफ़र किया था? शाहजहां ने ट्रांसफ़र किया था। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अभी मैंने बताया इसकी 13 साल, जब ये 13 वर्ष का था तभी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरा राजभार मतलब अकबर राजा बन जाता है, बट इसका जो गार्जियन था वो बैरम खान था। मतलब ये कह लो रियल एग्जीक्यूटिव जो था उस समय वो बैरम खान था, और सारा काम किसके नाम पे होता था? वो अकबर के नाम पे होता था। किस के समय में मलिक मोहम्मद जायजी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना ये शेरशाह सूरी के टाइम पे हुई थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो देखिए दो लड़ाई हुई थी, चौसा की और कन्नौज की, दो लड़ाई हुई थी जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। 1539 में चौसा की लड़ाई हुई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई। और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की लगभग सारी सेना मार दी जाती है, लेकिन हुमायूं बच के पानी के रास्ते बच के निकल जाता है, और फिर ये अपने भाई खुर्रम के पास जाता है काबुल में। हाँ, तो ये क्या पूछा है, किसने चौसा की लड़ाई 1500 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने। इसका असली नाम क्या था? शेर खां। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। 2 बार शासन का अगर पूछे तो हुमायूं ने किया। 2 बार राज्यभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। 2 बार शासन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 1540 में ये हार जाता है, 1530 से 1540 तक ये राजा रहता है, फिर 1540 से 1545 सूर्यवंश का राज होता है दिल्ली पे। उसके बाद 1555 में वापस आता है और शेरशाह सूरी के ग्रैंडसन सिकंदर शाह को हराता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में, जिसको बैटल ऑफ सरहिंद भी कहते हैं। उसमें ये सिकंदर शाह को हराता है और पुनः मुगल शासन की स्थापना होती है। अब मुगल साम्राज्य की दोबारा से स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध या मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसको मच्छीवाड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। मच्छीवाड़ा का बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। अब किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लो, ये दीन पना बनवाया किसने था? दीन पना अपनी दूसरी कैपिटल, किसकी? हुमायूं की दूसरी कैपिटल थी दीन पना, और इसी की जो लाइब्रेरी थी, मतलब ये लाइब्रेरी थी, और इसी में एक सेकेंड, इसी की सीढ़ियों पे 1556 में ये ऐसा माना जाता है ना कि ये मतलब पूजा पाठ का काफ़ी वो था। तो जब ये सीढ़ियों पे था उसी वक्त नमाज अजान स्टार्ट होती है, तो ये वहीं पे खड़ा होकर मतलब जो भी करते हैं वो करने लगा, तो उसी वक्त ये फिसल गया और इसकी मृत्यु हो गई गिर के सीढ़ियों से। अब देखो मुगल साम्राज्य बादशाह के दुर्भाग्य पे व्यंग करते हुए लेनू पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खा के ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कौन है, हुमायूं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, मतलब मदद ए मास का मतलब क्या है, मतलब क्या दर्शाता है? तो जो उस समय विद्वान थे ना, विद्वान हुआ करते थे, उनको जो भूमि मिलती थी वो टैक्स फ्री मिलती थी, तो इसी को मदद ए मास कहा जाता था। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उस्ताद मंसूर के द्वारा किया गया है। बाबर भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में, और इसको बनवाया किसने? औरंगजेब ने। अच्छा, ये औरंगाबाद का भी नाम चेंज हो गया रिसेंटली, आपको पता होगा, मुंबई सरकार जब गिरने वाली थी शिवसेना की, तो उसी वक्त औरंगाबाद का नाम इन्होंने बदल दिया था।
फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो अगर आपसे पूछे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया, तो वो अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। बट अगर संगमरमर किसने लगवाया लाल कलर का, तो वो जहांगीर ने लगवाया था। अब देखिए, माना जाता है ना कि अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, तो ये शेख सलीम चिश्ती के पास गए थे, तो इन्होंने कहा था कि आपको पुत्र होगा। तो इसीलिए फिर जब अकबर का पुत्र हुआ, तो अकबर के पुत्र का नाम भी अकबर ने क्या रखा? सलीम। जहांगीर का नाम, बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो इसी के फिर इन्होंने मकबरा बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया था, और बाद में इस पर पत्थर किसने लगवाया था संगमरमर का? जहांगीर ने। अब किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गए और वहाँ पर एक बाग में दफनाया? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई और इसको आगरा में दफना दिया गया था शुरू शुरू में, बट बाद में इसको काबुल शिफ्ट कर दिया गया, तो बाबर के मकबरे को। और बाग में इसलिए दफनाया गया क्योंकि आपको पता ही है, बाबर को बाग बगीचे ये सब काफ़ी पसंद हुआ करते थे। किस मुगल शासक को उपमानों उद्यानों में सर्वाधिक रुचि? तो मैंने अभी बताया, बाबर को इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट था, बाग बगीचे, तो इन सब चीज़ों में, उद्यानों में, पार्क में, इन सब में काफ़ी रुचि थी। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? तो मैंने बताया ना, जब ये फरगना से भागता है तो ये काबुल और कांधार पे राज करता है, तो बाबर। अच्छा, एक बात और, कांधार जो था ना, वो जहांगीर के समय पे, जहांगीर के समय में मुगलों के हाथ से निकल जाता है, ये हाथ से निकल जाता है कांधार। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो राजा सवाई जयसिंह, मार्तंड वर्मा, अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना की रानी थी, और इनके जो पति थे दलपत शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 1550 से 1562 तक इन्होंने राज किया था। और ऐसा माना जाता है कि 51 बार मुगल्स इनके मतलब किले को पाने के लिए इन पर अटैक किए थे, बट 51 बार में जाके इनके किले को पे फतह मिली उन्हें। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी स्ट्रांग रूलर थी उस समय की, रानी दुर्गावती। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई है? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई है, रेड फोर्ट दिल्ली, ताजमहल आगरा, तो ये सब शाहजहां ने बनवाया है। और इसीलिए शाहजहां के पीरियड को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट, वास्तुकला का स्वर्ण युग। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर फिर से लगाया? तो देखिए, जजिया को सबसे पहले अबॉलिश अकबर ने किया था, मतलब ख़त्म कर दिया था अकबर ने। फिर बाद में औरंगजेब ने फिर से लगा दिया जजिया, और फाइनली इसको फिर से लगवाया था, पूछ रहा है तो औरंगजेब ने फिर से लगवाया था। फाइनली इसको मोहम्मद शाह ने ख़त्म कर दिया था फिर बाद में। अब देखिए, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कानून और व्यवस्था को संभालना। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो ये कौन था? शेरशाह। शेरशाह का ओरिजिनल नाम जो था वो फरीद खान था, फरीद खान। बाद में फरीद खान जो था ना, ये बचपन में ही एक शेर को मार देता है, शेर को। तो जो बहार खां था, जो बंगाल का शासक था उस समय, उसने इसको फरीद खान को उपाधि दे देते हैं शेर खान की, और साथ में अपने पुत्र का बॉडीगार्ड बना देते हैं। बॉडीगार्ड कौन? बहार खां। मैं बहार खां की बात करता हूँ, बहार खान अपने बेटे का बॉडीगार्ड बना देते हैं शेर खान को। और बाद में ये बहार खान की मृत्यु हो जाती है, तो जो फरीद शेर खान रहता है, वो इसकी पत्नी से, विडो से शादी कर लेता है और बंगाल का शासक बन जाता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के मन में आता है कि अब दिल्ली पे भी कब्जा किया जाए, यहीं से उसकी महत्वाकांक्षाएं जागती हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी ने मुगलों के किस संधि द्वारा अपना किला पुनः वापस किया? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये औरंगजेब में भी, मतलब उसका जो सेना नायक था जयसिंह और किसके बीच में? शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें इन्होंने शिवाजी ने अपना किला वापस ले लिया था।
निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन ये भुगता रहा? तो कौन था ये शाह आलम द्वितीय था। दक्षिण में निम्नलिखित में से किस शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो जैसे ये भारत है ना, भारत है मान लीजिए ये, तो अकबर जो था ना, अकबर लगभग यहाँ तक इसने अकबर के टाइम पे यहाँ तक इसने कब्जा कर लिया था, ये वाला जो एरिया है। औरंगजेब फिर इसको और एक्सटेंड करके नीचे ले जाता है तमिल उमिल के राज्य में ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून का संग्रह था उसे क्या कहा जाता था? उसे मुबाइन कहा जाता था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था दर उल इस्लाम, मतलब जो भी होगा इस्लाम के ही, मतलब इस्लाम के ही अंतर्गत होगा। कोई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, कोई पढ़ाई हो रही है, तो सब इस्लाम से ही अंतर्गत होगा। मतलब जो इस्लाम में पढ़ाया जाता है, या जो इस्लाम का इस्लाम आर्किटेक्चर बताते हैं, जो मुस्लिमों का आर्किटेक्ट होता है वैसा ही कोई बनेगा। कोई बिल्डिंग बन रही है, पढ़ाई होगी तो इस्लाम में ही होगी। तो ये सब था दरुल इस्लाम का मतलब। दिल्ली के लाल किले का निर्माण निर्माण किसने करवाया? तो हमने डिस्कस किया, वही जिसको गोल्डन एज कहते हैं आर्किटेक्ट का, शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मैंने क्या अभी डिस्कस किया था, ये स्वर्ण युग। तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। वैसे ये वस्तुकाल का स्वर्ण युग। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया? तो मैंने बताया ना, ये जो शेर सूरी था ये किस एरिया का था? ये बंगाल साइड का था शेर सूरी। तो ये शेर शाह ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, क्योंकि पटना उस समय बंगाल में ही आता था ना, बिहार हुआ। तो मैं आपको हल्का सा डिस्कस करूँगा। देखो हुमायूं यहाँ पे, हुमायूं यहाँ पे है, हुमायूं यहाँ पे है। हुमायूं को देखो अलग अलग जगह से चुनौती मिल रही थी। इसका भाई यहाँ पे काबुल में था, जो क्या नाम था उसका, खुर नहीं यार क्या नाम था, का नाम मुंह में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे नीचे से इसको गुजरात से बहादुर शाह से इसको चुनौती मिल रही थी। बहादुर शाह को ये हराता है, फिर ये राज इसने अस्कारी को दे दिया था, अपने भाई को। और काबुल पे इसका एक भाई था कामरान, कामरान, मुझे खुर्रम नाम याद आ रहा था, कामरान। इसको भी इधर से थोड़े बहुत चुनौती मिली थी, क्योंकि राज सब करना चाह रहे थे, सब राजा बनना चाह रहे थे उस समय। इधर से बंगाल से चुनौती इसको मिली थी शेर शाह से। तो हुमायूं जो है ना शेर शाह पे अटैक करता है। चुनार फोर्ट पे ये क्या करता है, चारों तरफ से वो कर देता है, चारों तरफ से ये लोग चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते थे, जिससे इनकी सप्लाई कट हो जाए। तो जब एकदम मतलब शेरशाह को जब लगता है कि अब हार जाएगा, तो ये संधि कर लेता है कि आप, मैं आपके अधीन ही रहूँगा और आप जाइए, मैं आपके अधीन ही रहूँगा। मतलब जो मुगल साम्राज्य के अधीन ही रह के ये सारा कार्य करेगा। बट जब हुमायूं लौट जाता है ना, तो ये फिर बाकी अपनी पकड़ मजबूत करता है बंगाल में। और उसके बाद जब दोबारा हुमायूं अटैक करने पहुंचता है ना इस पे बंगाल में, तो ये क्या करता है, शेरशाह क्या करता है, शेरशाह यहाँ पे आ जाता है, साउथ साउथ बंगाल में आ जाता है। और जब हुमायूं आगे बढ़ता है ना, तो ये पीछे से भी ये लोग घेर लेते हैं इसको, हुमायूं को। और हुमायूं की कोई सप्लाई आ नहीं रही है, इसका भाई भी यहाँ से मना कर देता है मदद करने को। तो कोई सप्लाई आ नहीं रही, क्योंकि ये सोच रहा था ये हरा दे और फिर मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा। तो फिर हुमायूं यहाँ से कैसे भी बच के निकलता है, इसकी सेना तो लगभग ख़त्म हो जाती है, बच के पानी के रास्ते निकलता है। उसके बाद ये चला जाता है कहीं और। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। अब देखिए मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, इसके टाइम पे नादिर शाह एक आता है बाहर से, नादिर शाह। ये इसको हरा देता है मोहम्मद शाह रंगीला को। और मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, जिसपे कोहिनूर डायमंड भी था लगा हुआ, उसको लेके ही फरार हो जाता है। फिर जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो जो ये गुलबदन बेगम थी ना, इसकी बुक जो थी, इसमें इसने अच्छे से वर्णन किया हुआ है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी जब्ती प्रणाली। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल का अर्थ है कि सब लोग शांति भाव से रहें, की अवधारणा किस पे आधारित थी? उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण,
तो ये भी सही है। धार्मिक सहनशीलता ये भी सही है। राजनीतिक उदारता ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तानसेन तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अच्छा, इनका मकबरा पूछा है। इनका मकबरा ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो अभी मैंने डिस्कस किया, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा हुआ है। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का कारण क्या था? कांधार था, और कंधार ही जहांगीर के हाथ से बाद में निकल जाता है। जहांगीर के हाथ से बाद में कांधार निकल जाता है, और इसी को सबसे बड़ी मतलब लॉस मानते हैं मुगल एम्पायर का। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुनमंद मानो बेगम नाम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर मतलब जहांगीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे ना, ये अपनी टोपी ओपी सिल्क, जो टोपी नहीं होती है, टोपी ओपी सिल्क के, और भी एक दो जैसे कुरान की आयत लिख कर अपना खर्चा चलाते थे, इसलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था, जहांगीर को। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना? तो मुगल प्रशासन हो या सू डायनेस्टी हो, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको जिला कहते थे, और जो गांव या गांव का समूह होता था उसको परगना कहते थे। परगना कहते थे। तो डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे? सरकार। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेज बहादुर। आप नाम सुने होंगे जीटीबी रोड का, जीटीबी रोड का दिल्ली में, तो इन्हीं के नाम पे रोड है। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से मिलता है? तो पंचमहल। पंचमहल है कहाँ पे? ये फतेहपुर सिकरी में है। इसका नक्शा बौद्ध विहार से मिलता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। और आपको बहादुर शाह टू के बारे में पता ही है, 1857 की क्रांति, रंगून भाग गए थे बाद में। 1857 की क्रांति के लीडर थे। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अबुल फैजी के निर्देशन में हुआ था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने। शाहजहां के टाइम पे सबसे अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी, जैसे ताजमहल हो गया जो 7 वंडर्स में से एक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रेड फोर्ट हो गया। मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना, और इन्होंने ही बाबर नामा को पर्सियन में कन्वर्ट किया है। बाबर नामा को पर्सियन में कन्वर्ट किया इसने। और ये अकबर के नौरत्नों में से भी एक थे। अकबर के नौरत्न। तो ये सब बात याद रखिएगा आप लोग। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध मतलब किन राजपूतों से बनाया था? तो कछवाहों से। किससे? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को जीता था? वह कौन से हैं? बीजापुर और गोलकुंडा। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे सीखा? तो जो नौरोज का त्यौहार मनाते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ नया वर्ष नहीं होता है, नवरात्र नहीं होता, नवरात्र के बाद हमारे यहाँ भी नया वर्ष आता है हिंदू धर्म में, तो वैसे नौरोज मतलब नया वर्ष टाइप का समझ लीजिए आप। तो ये मंगोलों से। अच्छा, औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब, इसने इस नौरोज त्यौहार पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो जो बीबी का मकबरा है, जो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ये कहाँ पे? औरंगाबाद में है। इसी को दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। किस बादशाह के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो हिंदू विरोधी तो था ये औरंगजेब, बट इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बट औरंगजेब जो था ना, वो थोड़ा हिंदू विरोधी टाइप का था। अब इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिने इलाही को एक धर्म कहा है? तो दिने इलाही किसने बनवाया था? दिने इलाही धर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने किया था। तो अबुल फजल की जो बुक है ना, आईने अकबरी, इसमें इसने दिने इलाही को एक धर्म कहा है।
अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहेली। आपको पता होगा अकबर ने अपने टाइम पीरियड में एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनवाया था, जो जो अच्छी अच्छी किताबें होती थी उनको ट्रांसलेट करते थे पर्सियन में। अकबर द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो जो फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर ने, वहीं पे काफ़ी इमारतें पाई जाती है। बुलंद दरवाज़ा हो गया, पंचमहल हो गया, सलीम चिश्ती जी का मकबरा हो गया। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का मशहूर चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का मशहूर चित्रकार जो था वो दसवंत था। दसवंत। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय कहाँ देखने को मिलता है? तो जो शेरशाह का जो मकबरा था, यहाँ पे हिंदी और ईरान वास्तुकला का मिक्सर पाया जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होगा, महाराणा प्रताप चेतक घोड़ा इनके नाम, 18 जून 1576 में। अच्छा, यहाँ पे अकबर की जो मतलब अकबर डायरेक्ट शामिल नहीं हुए थे। अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके जो मिलिट्री कमांडर थे मान सिंह, ये गए थे लड़ने। अब हुआ क्या था इसमें कि शुरू में तो ये हार रहे थे। शुरू में जैसे जो किला था महाराणा प्रताप को थोड़ा ऊंचाई पे था, तो ये लोग ऊंचाई से लड़ रहे थे और ये मान सिंह की जो सेना थी वो नीचे से लड़ रही थी। तो शुरू में हार रहे थे, तो फिर मान सिंह क्या करते हैं, मान सिंह पीछे चले जाते हैं, तो फिर इनको उतरना पड़ता है और उसका जब ये उतरते हैं उसके बाद ये हारने लगते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है ना, जब सेना हारने लगती है तो कोई सजेस्ट करता है कि आप भाग जाइए, तो महाराणा प्रताप जान बचा के भाग जाते हैं और उसके बाद वे समय समय पे ये परेशान करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता, तो हल्दी घाटी युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। नो रिजल्ट, इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं था। अभी इस पर रिसेंटली बवाल हो गया था, क्योंकि जो राजस्थान की एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री की, उसमें महाराणा प्रताप को विजयी बता दिया गया था, तो इस पर थोड़ा विवाद भी हो गया था। क्योंकि देखो हिस्ट्री के साथ हम नहीं खेल सकते हैं, समझ रहे हो ना, तो हिस्ट्री के साथ नहीं खेलना चाहिए। हिस्ट्री जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग मूवी वूवी देखते हैं, बहुत तोड़ मोड़ के मसाला डाल के दिखाता है, तो हिस्ट्री जैसा है अगर पढ़ने के पर्पज़ से, तो हिस्ट्री को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे हिस्ट्री है। तो ये युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी थी? तो मैंने क्या बताया, दक्षिण बिहार का शासक, उसमें ये बंगाल में आता था। इसका जो शासक था बहार खान नुहानी, इसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी, साथ में अपने पुत्र का बॉडीगार्ड भी नियुक्त किया। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है तो शेर खान इसकी विडो से शादी कर लेता है और बाद में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पे भी राज करता है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? तो ये कलीम शाहजहां के टाइम पीरियड में राज्य कवि था, चीफ म्यूजिशियन ही पोएट। अकबर के दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई? तो 1582 में हुई। ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था। अकबर जब मर जाता है उसके बाद ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो पीटर मुंडी आया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसे अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये जो हरिविजय सूरी जी थे ना, इनसे अकबर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर इन्हीं की इन्हीं की दी हुई शिक्षा, इन्हीं से इम्प्रेस होकर ये बाद में शाकाहारी बन जाते हैं। शाकाहारी बन जाते हैं। और अकबर ने हरिविजय को एक उपाधि दी थी। उपाधि क्या थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। किसको? हरिविजय सूरी को। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब का वाद्य यंत्र कौन सा था? तो देखो, इसने पहली बात तो म्यूजिक डांस को बैन कर दिया था। म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया था अपने कोर्ट से। बट ये भी माना जाता है कि ये वीणा बजाते थे औरंगजेब खुद। किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। राजपूतों के किस राज्य ने कभी अकबर की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? तो मैंने बताया ना, महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया वंश के थे और ये मेवाड़ के राजा थे, तो इन्होंने कभी भी
खुद को मुगल के अधीन नहीं माना था। इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया है। नूरजहाँ जो थी जहांगीर की वाइफ थी और इनके जो पिता थे वो इत्माद उद दौला थे। मतलब उनका नाम तो कुछ और था लेकिन जहांगीर ने इनको इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी। तो इसका इनका मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था, इनकी पुत्री ने। अकबरनामा किसने लिखा था? तो मैं बता चुका हूँ, अबुल फजल ने लिखा था, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ थे उस समय, मतलब उस समय क्या अनपढ़ थे ही। औरंगजेब ने के काल में लिखी गई ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार थे। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? तो इत्माद उद दौला का जो मकबरा था जो नूरजहाँ ने बनवाया था, इसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था। भारत में चारबाग शैली से निर्मित किसका मकबरा है? प्रथम हुमायूं का मकबरा। जागीरदारी संकट सबसे पहले किसके शासनकाल में आया था? जागीरदारी सबसे पहले जहांगीर के शासन में आया था। जागीरदारी संकट, जागीरदारी को इंट्रोड्यूस अकबर ने कराया था। बादशाह बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस कौन लाया था? जहांगीर। किसके शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए, तो मैं बता चुका हूँ, कंधार और काबुल सबसे पहले किसके अंडर में भारत में शामिल हुआ था? बाबर के। बड़े किसके समय में उसके हाथ मुगल सम्राट के हाथ से चला गया? जहांगीर के शासनकाल में कंधार मुगल सम्राट के हाथ से चला गया था। मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, जहांगीर के। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, तो ये कौन कह सकता है? गोल्डन एज ऑफ आर्ट किसके पीरियड में था? जहांगीर के। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला शासक कौन था? तो ये जहांगीर था। शाहजहां ने किस मलका ए जमानी किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी है? तो अर्जमंद बानो बेगम को दी है। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी है? शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि किसे दी है? दारा सिकोह को दी है। ये वही दारा सिकोह हैं औरंगजेब के भाई, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था बैटल ऑफ समुद्रगढ़ में। कौन सा बैटल था वो? बैटल ऑफ समुद्रगढ़। में औरंगजेब ने दारा सिकोह को मरवा दिया था, और ये वही दारा सिकोह है जिसने गीता को पर्शियन में कन्वर्ट किया। गीता को पर्शियन में कन्वर्ट किसने किया? दारा सिकोह ने। तो याद रखना, अबुल फैजी जो था उसने महाभारत, उसके निर्देशन में महाभारत पर्शियन में कन्वर्ट हुई। जो दारा सिकोह था जो इसने गीता को कन्वर्ट किया पर्शियन में। तो ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और जो हड्डियां थी हड्डियां निकाल के उनको जला दिया था? तो ये राजा राम जो थे इन्होंने ऐसा कृत्य किया था। अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करने वाले मुगल बादशाह कौन थे? तो मैंने बताया था शुरू में, मोहम्मद शाह। अकबर ने सबसे पहले जजिया को अबॉलिश कर दिया, मतलब हटा दिया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने इसे फिर से जजिया लगा दिया था, बट फाइनली मोहम्मद शाह ने इसको समाप्त कर दिया। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो देखो पुराना किला जो है ना, शेर शाह सूरी बनवाया था। देखो दीन पनाह हो गया, दीन पनाह, शेर मंडल, ये किसने बनवाया था? ये हुमायूं ने बनवाया था। और पुराना किला किसने बनवाया था? ये शेर शाह ने बनवाया था। अमरकोट के राजा बीरसाल, तो मैंने बताया ना, राजा बीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ था? अकबर का हुआ था। और ये भी कह सकते हैं इसीलिए अकबर जो पॉलिसी थी राजपूताना पॉलिसी थी, क्योंकि वो काफ़ी इस पर बिलीव नहीं करते थे कि सबको मार मार के ही अपना राज करो, संधि कर लो, समझौता, मतलब आप मेरे अधीन रहिए, आप करिए जो करना हो, शासन करिए, लेकिन आप मुगल साम्राज्य के अधीन में रह के शासन करिए, तो खून खराबा करने की क्या ही ज़रूरत है। तो अकबर का ये मानना था। अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ? मालवा विजय से हुआ।
तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, 120 से ज़्यादा प्रश्न है इसमें और सबको हमने डिस्कस किया है डिटेल में। अब देखिए, अब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ये मेंशन है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में हम क्विज खेलेंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, 2 से 3 बार, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अब इस पे हम जो क्विज खेलेंगे ना, क्विज करेंगे, वो मैं जो आपको एक्स्ट्रा बातें बताया हूँ ना उससे करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो याद होगा, आपको एक्स्ट्रा बातें जो बताया हूँ उससे हम करेंगे क्विज। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम अब दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ लाएंगे, दिल्ली सल्तनत, पॉलिटी की सीरीज़ लाएंगे, ज्योग्राफी की सीरीज़ लाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की लाएंगे। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।